Hello, good morning, children. So, once again, we are meeting in lecture number 3 of chapter 4, that is National Movements of India. Now, before starting this lecture, let us have some recap of lecture 1 and 2. L means lecture 1 and 2. Now see, children, in first lecture, I explained you that after the failure of revolt of 1857, there was a new awakening which had taken place in India. Barabar? A new awakening. Specifically this Renaissance, which we call Renaissance. New awakening means Renaissance, that you have studied in standard 8. This new awakening, which was brought in India, was deep rooted on the foundation of education. When English education was introduced after 1857, basically the intention of British was to produce cheaper clerks. बराबर है? उन लोगों ने इंग्लिश एजुकेशन, स्कूल्स, कॉलेजेस शुरू किए शुरुआत में, तो उसका सबसे पहले उसका ध्येय ये था कि भाई इंग्लैंड से हम आदमी लाते हैं, बंदे लाते हैं, उसको ज़्यादा पेमेंट देना पड़ता है, उसको रहने खाने पीने की सुविधा देनी पड़ती है, तो इससे तो अच्छा है कि एक बंदा जो इंग्लैंड में से आता है उसको जो हम पे करते हैं, काम देते हैं, और जितना समय हम काम करवा सकते हैं, वही पैसे में अगर हिंदुस्तान में कुछ एजुकेशन जैसा कुछ आ गया तो हम 25 बंदे रख सकते हैं और हम चाहे इतना काम करवा सकते हैं. मान लो कि कोई ऑफिस जाता है तो ऑफिस का टाइमिंग होता है 10 से 6 तक इन ऑर्गेनाइज सेक्टर. 6 बजे के बाद ऑफिस खत्म हो जाता है. बंदा बोलता है कि भाई आज का काम जो कल करेंगे, आज नहीं, अभी खत्म, टाइम खत्म हो गया, अभी मेरे को जाना है. बिकॉज ये ऑर्गेनाइज सेक्टर है एंड एवरी एम्प्लॉय नोज द राइट्स कि भाई उसका राइट्स क्या है, हाँ उसकी ड्यूटीज क्या है, सब मालूम होते हैं. तो अनऑर्गेनाइज सेक्टर में क्या होता है कि आप जितना चाहे काम करवा सकते हो. मान लो कि एक ब्रिटिश बंदे की जगह 5-10 हिंदुस्तानी बंदे रखे, उसको बोलेंगे ये काम करना है, वो काम करना है, काम करेंगे. सबसे पहले तो ये, बिकॉज ब्रिटिश वॉज रूलिंग इंडिया, दे वर डोमिनेटिंग इंडिया, तो ये लोग जो काम करने आए हैं वो अपने कंट्रोल में रहेंगे, कोई विरोध नहीं करेंगे. हम सही बोले वही सही है, हम गलत बोले वो भी सही है. है समझ में? हम जो भी करें वो सही ही है. सेकेंड थिंग, they got enough opportunity to exploit शोषण. क्यों? कि हमारे दिमाग में ऐसा लगता है कि चलो मेरे को ब्रिटिश सरकार में नौकरी मिल गई, ब्रिटिश सरकार है भारत में, मैं सरकार की नौकरी कर रहा हूं, बराबर है. लेकिन वो नौकरी में कितनी दिक्कतें होती है, कितनी तकलीफ होती है, उसको ही मालूम होता है. और मान लो कि ऑफिस का समय जब खत्म हो गया, उसके बाद भी अगर 2-5 घंटा रेगुलर काम करना पड़ा, वो विरोध नहीं करेगा, क्योंकि वो ब्रिटिश उस वक्त हिंदुस्तान में सबके माए बाप थे, करना पड़ता है. वो बंदे को भी मालूम है कि गलत है, लेकिन क्या करे, करना पड़ता है. तो ये कई सारी वजह थी इन लोगों ने एजुकेशन का एस्टैब्लिशमेंट किया. नंबर 2, पूरा हिंदुस्तान अब अपनी पकड़ में आ गया था, और पूरे इंडिया में, एज यू नो जोग्राफिकली, डिफरेंट रीजन्स इज हैविंग डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्रॉप्स एंड प्रोडक्शन एंड ऑल दिस थिंग्स. तो पूरे हिंदुस्तान में से जो माल सामान इकट्ठा करना पड़ता था वो सब आके एक जगह पे जमा होता था. और उस वक्त जिसको आज हम
मुंबई डॉकयार्ड बोलते हैं या जवाहरलाल नेहरू पोर्ट बोलते हैं, उस वक्त ऐसा नाम नहीं था उस वक्त, लेकिन मुंबई सबसे बड़ा पोर्ट था उस वक्त का, क्योंकि मुंबई से सीधे जहाज में वो लोग इंग्लैंड माल सामान भेजते थे और इंग्लैंड से जो माल सामान आता था वो मुंबई पे अनलोडिंग होता था। तो पूरे हिंदुस्तान में से सब इकट्ठा करके मुंबई लाना पड़ता था और उस वक्त ट्रांसपोर्टेशन तो था नहीं, बैलगाड़ी या खच्चर या घोड़े या ऊंट ऐसे कुछ वाहन थे। तो उसमें तो बहुत कम माल सामान आता है और कई दिन लगते हैं, कई कठिनाइयां आती है। इसीलिए उन लोगों ने जब रेलवे का इन्वेंशन हुआ यूरोप में इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के तहत, तब उन लोगों ने इंडिया में रेलवे लाइन शुरू किया और वो भी रेलवे लाइन कहाँ, उसकी जब जरूरत थी वही लाइन पे, जो रूट उसको अच्छे लगते थे, इसको मतलब ब्रिटिश को जो रूट उन लोग के लिए जो फ्रूटफुल थे, जहां कमाई वाला इलाका था, उधर उन लोगों ने रेलवे लाइन बिछाई और ट्रेन के जरिए कई मल्टीपल्स में माल सामान लाना शुरू हुआ। ये पहला फायदा। उन लोगों ने देख लिया था कि अभी इंडियंस चुप नहीं रहने वाले हैं। They have seen all this thing at the revolt of 1857. So, अगर भविष्य में ऐसा कुछ हुआ तो हम ये रिवोल्ट को कैसे अपने कंट्रोल में कर सकते हैं, इसके लिए मैन, मटेरियल सब कुछ चाहिए। तो वो तो रेलवे ही वो जिम्मेवारी पूरी कर सकता है, क्योंकि मान लो कि एक जगह पे रिवोल्ट हुआ तो ब्रिटिश को अगर हजारों की तादाद में सोल्जर्स ट्रांसपोर्ट करना है, मटेरियल ट्रांसपोर्ट करना है, वेपन्स ट्रांसपोर्ट करना है, तो रेलवे की जरूरत पड़ती है। रेलवे उस वक्त भी काम आता है। एजुकेशन, रेलवे, पोस्ट एंड टेलीग्राफ अपने लिए डेवलप किए थे, क्योंकि उस वक्त हिंदुस्तान में तो पढ़ाई लिखाई थी नहीं, तो पोस्ट और टेलीग्राफ की क्या जरूरत थी, अपने लिए जरूरत थी कि मुंबई में से कलकत्ता मालूम पड़ जाता है कि भाई क्या हो रहा है। अपने कम्युनिकेशन डेवलप किए थे। ये शुरुआती दौर था, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता जब रिनाइसेंस हिंदुस्तान में शुरू हुआ, लोग समझने लगे आजादी का मतलब, लोगों के मन में एक देशभक्ति का जन्म होने लगा। जब पहले बिखरा हुआ हिंदुस्तान था, आहिस्ता आहिस्ता वो हिंदुस्तान एक होने लगा। सबके दिमाग में भारत माता की छवि बनने लगी, अवेयरनेस आ गया। एंड ये अवेयरनेस का एपिसेंटर था बंगाल। ठीक है, मैक्सिमम एक्सप्लॉयटेशन बंगाल ने सहा था। इसलिए ज्यादातर, मैंने पहले लेक्चर में भी आपको बोला था, ज्यादातर फ्रीडम फाइटर्स बंगाल से आते थे। बंगाल बिकेम द एपिसेंटर ऑफ दिस नेशनल मूवमेंट। आगे जाते वक्त 1885 में एक इंटेलेक्चुअल यूनिट की स्थापना हुई, जिसको हम कांग्रेस बोलते हैं। ब्रिटिश ऑफिसर एलन ऑक्टेवियन ह्यूम की मदद से हाउ टू फाइट फॉर लीगल राइट्स, हाउ टू गो लीगली, हाउ टू रेज इश्यूज इन पार्लियामेंट एंड लेजिस्लेशन, मतलब अहिंसक, लीगली, क्योंकि ब्रिटिश कानून उस वक्त भी दुनिया में फेमस था। कानूनी तरीके से हम कैसे आजादी पा सके, इसकी बदौलत एक एस्टैब्लिशमेंट हुआ ऑर्गेनाइज पार्टी का, जिसको हम कांग्रेस पार्टी बोलते थे। कई इंटेलेक्चुअल लोग आगे जाके ये पार्टी में आने लगे। समय चलता गया, अवेयरनेस बढ़ती गई, और जो सुविधा ब्रिटिश ने अपने लिए 1857 के बाद खड़ी की थी, वो सुविधा का अब ज्यादा उपयोग हिंदुस्तानी लोग करने लगे। राइट, इन द बिगिनिंग ऑफ 20th सेंचुरी मैक्सिमम रेलवेज वर यूज्ड बाय इंडियंस, क्योंकि उस वक्त के तहत तो पूरे हिंदुस्तान में रेलवे लाइन बिछाई गई थी। पोस्ट एंड टेलीग्राफ खूब आगे बढ़ गया था, दूसरे कई सारे पोर्ट्स बोट्स आ गए थे, अल्टरनेटिव मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन कम्युनिकेशन बढ़ गया था, पढ़ाई लिखाई बढ़ गई थी, न्यूज़पेपर छपने लगे थे। तो ये सब अवेयरनेस की तरफ इशारा करते थे। और जैसे जैसे अवेयरनेस बढ़ा, कॉमन इंडियन स्टार्टेड टू पार्टिसिपेट इन फ्रीडम स्ट्रगल। बराबर है। 1857 का रिवॉल्ट आप देखो तो इट वॉज अ रिवॉल्ट ऑफ नोबल्स, किंग्स,
जमींदार, जागीरदार, राइट? आई डोंट थिंक कॉमन पीपल हैव पार्टिसिपेटेड इन दिस रिवॉल्ट. तो अभी ये जो नेशनल अवेयरनेस आने लगा था, मातृभूमि की आजादी दिखाई देने लगी थी, मातृभूमि की आजादी की सोच बढ़ी थी, उसमें कॉमन क्लास था, उसमें मैं था, आप थे, हम सब थे. क्योंकि जब सेकेंड फेज ऑफ इंडिपेंडेंस आप पढ़ते हो, कई सारे देशभक्त के नाम आपने पढ़े हैं, टेकिंग फ्रॉम रमेश चंद्र बैनर्जी. कई सारे लोग खूब अमीर परिवार में से आते थे, उसका बैकग्राउंड खूब अच्छा था, लेकिन सब कुछ छोड़ दिया था मातृभूमि के लिए, देश के लिए, भारत माता के लिए. आए समझ में? You will not find a single Indian who have participated in freedom struggle with self-interest. अपना निजी स्वार्थ के लिए. आप एक फ्रीडम फाइटर का मेरे को नाम बताओ जिसने अपने निजी स्वार्थ के लिए हिंदुस्तान की आजादी की जंग में शामिल होना मुनासिब समझा. कोई नहीं था, सब कुछ छोड़ दिया था सिर्फ मातृभूमि के लिए. क्योंकि ये सोच बनी थी एजुकेशन के तहत. आप रमेश चंद्र बैनर्जी जो हो, आप गुरुदेव रविन्द्रनाथ टैगोर जो हो, आप स्वामी विवेकानंद देखो, सुभाष चंद्र बोस देखो, दे वर कमिंग फ्रॉम वेरी हाई फैमिलीज, वेरी रॉयल फैमिलीज, जिसको हम गुजराती में गर्भ श्रीमंत बोलते हैं. दे वर बॉर्न विथ सिल्वर स्पून इन दियर माउथ. लेकिन जब अंडरस्टैंडिंग बढ़ी, एजुकेशन मिला, उन लोगों को देखा कि हमारे पास सब कुछ है, लेकिन कई सारे लोग हैं हमारी भारत माता के जिसको दो का खाना भी नसीब नहीं होता, तन पे एक कपड़ा भी नसीब नहीं होता. तो हम क्या कर सकते हैं? और यही विचार ने सब कुछ छोड़ के मां भारती की आजादी के लिए कूद पड़े थे. तो ये एक नोबल आइडिया था, और इसका होना मुनासिब क्यों था? क्योंकि इसके बेस में एजुकेशन था, अंडरस्टैंडिंग था. एज पर माई एक्सपीरियंस एंड माई नॉलेज, आई कैन चैलेंज एंड टेल, education played a vital role in national awakening movement. हम बार बार बोलते हैं ना, किसी भी समाज को बदलना है, किसी भी सोच को बदलनी है, तो ऐसे हम नहीं बदल सकते. पहले हमको एजुकेट होना पड़ता है. और अगर समाज में एजुकेशन आया तो सारे सोच, गलत काम, सब कुछ अपने आप बदल जाएगा. तो ये नया भारत बना था. और उसके बाद नेशनल मूवमेंट स्ट्रांग हुआ, राइट? एंड नंबर ऑफ फ्रीडम फाइटर्स, जैसे मैंने अभी आपको बोला, बंगाल बिकेम द एपिसेंटर ऑफ फ्रीडम फाइट, राइट? और उस वक्त गुरुदेव रविन्द्रनाथ टैगोर सबसे, आई थिंक ही वॉज द प्रोमिनेंट लीडर ऑफ बंगाल. There were many other leaders, but Gurudev Rabindranath Tagore was the most respectable personality of that time in Bengal. Not in Bengal, but whole India. And Lord Curzon came to India with a wicked plan. उसने देखा कि अगर कुछ नहीं किया गया तो हमको भारी पड़ेगा. चलो भैया कुछ करते हैं, ये फ्रीडम स्ट्रगल को हम क्रश करना चाहते हैं. और वही सोच के कारण इंटेंशनली he has divided Bengal into two parts, East Bengal and West Bengal, intentionally. क्यों? क्योंकि ईस्ट बंगाल में मुस्लिम मेजोरिटी थे, हिंदू माइनॉरिटी थे. वेस्ट बंगाल में हिंदू मेजोरिटी, मुस्लिम माइनॉरिटी. And these two communities, which was living in India since last 1000 years plus, and they took part in freedom struggle hand to hand, just like brothers. He wanted to break this unity. कि अगर हिंदू मुस्लिम की यूनिटी खत्म हुई तो हमारा काम आसान हो जाएगा, जिसको हम कम्युनिज्म बोलते हैं. और ये किया. पीपल ऑफ इंडिया रिटेलिएटेड, क्योंकि पूरे उस वक्त जब बंटवारा हुआ बंगाल का, पूरा हिंदुस्तान जाग चुका था.
बंटवारे का जमकर विरोध किया और उसके बाद मुस्लिम लीग एस्टैब्लिश हुई, जो मैंने आपको बताया 1906 में। स्वदेशी मूवमेंट शुरू हुआ और स्वदेशी मूवमेंट के तहत एक जो काम चला कि बंटवारे के पहले जो इंग्लैंड से हम इंपोर्ट करते थे, इट वॉज कॉस्टिंग मोर देन 1 लाख रुपीज, बट विद इन 5 years that import was vertically reduced to less than 10,000 rupees. A serious note was taken in British Parliament कि भैया ये क्या हुआ, क्यों इतना ट्रेड कम हो गया, ट्रेड में घाटा आता है वो तो चलता ही नहीं है, नहीं चला सकते हम। तो इसके तहत पार्टीशन वॉज कैंसल्ड इन 1911। 1905 में जिस बंगाल का बंटवारा हुआ था वो ही बंगाल 1911 में यूनिफाई हो गया। ये हमारी पहली जीत थी हिंदुस्तान की आजादी के लिए, मां भारती की आजादी के लिए। ये पहला कदम जीत का था। है समझ में? जस्ट लाइक अ स्टोरी आई एक्सप्लेन यू, क्या क्या हुआ था, ताकि सब कुछ आपके दिमाग में इजीली समझ आ जाए। बट विद इन दिस स्पैन ऑफ 6 years, एज आई टोल्ड यू, one unwanted incident took place which resulted into partition in 1947. मुट्ठी भर जो ब्रिटिश के वफादार मुस्लिम थे उसको एक तरफ लेके उसको हाथ में चांद दिखा के, गुजराती में ऐसे बोल, हाथ में चांदो देखाई दियो तो, ये गुजराती में मैं आपको बता रहा हूं, हाथ में चांदो देखाड़ीने ये लोगों ने दिवसे जन्नत बतावी दीधी थी कि અમે તમારી માટે રિફોર્મ્સ કરવાના છે, તમને સેપરેટ ઇલેક્ટોરિયલ્સ આપવાના છે, સેપરેટ વોટિંગ રાઇટ્સ આપવાના છે, એટલે ઇટ ઇઝ વન ટાઈપ ઓફ સેપરેટ કોન્સ્ટિટ્યુશન। અને આપણું દુર્ભાગ્ય એ કે એ લોકો એની વાતમાં આવી ગયા और इसके तहत ढाका में एक मीटिंग हुई where prominent Muslim leaders like Aga Khan, Nawab of Dhaka and many other leaders participated। और ब्रिटिश की तरफ से मॉर्ली थे, मिंटो थे, डनलोप थे, मैं टायर की बात नहीं कर रहा हूं, उसके मंत्री की बात कर रहा हूं। उन लोगों ने एक साझा सा प्लान तैयार किया मुस्लिम लोगों के लिए कि हम ये देना चाहते हैं, वो करना चाहते हैं, ये करना, लेकिन हमारी शर्त है आप हिंदू से अलग हो जाओ, मतलब नेशनल मूवमेंट डिरेल हो जाए। ये लोग इसकी बात में भी आ गए, मुट्ठी भर लोग, हाँ सब नहीं, मुट्ठी भर लोग। और तब से जाके लेके अब तो इंडिपेंडेंस, जब से मुस्लिम लीग बनी तब से इंडिपेंडेंस तक कभी कोई भी नेशनल मूवमेंट में मुस्लिम लीग ने साथ नहीं दिया था। आप पूरी हिस्ट्री पढ़ लो, 1906 से लेके 1947 तक यू विल नॉट फाइंड अ सिंगल लाइन दैट दिस नेशनल मूवमेंट वाज सपोर्टेड बाय मुस्लिम लीग। चाहे वो बारदोली सत्याग्रह हो, आगे जाके सब में पढ़ाऊंगा आपको, जो बुक में नहीं दिया है वो भी आपको बताऊंगा, आपको मालूम है। चाहे वो बारदोली सत्याग्रह हो, चाहे वो दांडी यात्रा हो, चाहे वो नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट हो, चाहे वो क्विट इंडिया मूवमेंट हो, चाहे वो जलियांवाला बाग का इंसिडेंट हो, इतनी बड़ी बड़ी घटनाएं हुई थी, लेकिन आप कहीं भी एक लाइन नहीं ढूंढ पाओगे कि ये घटना में, ये मूवमेंट में मुस्लिम लीग सपोर्टेड दिस इंसिडेंट, क्योंकि मुस्लिम लीग ब्रिटिश की टीम बी थी। चेहरा लीग का था, लेकिन शैतानी जो दिमाग था ना अंदर,
वो ब्रिटिश का था, और वो बंटवारे की राजनीति करते थे। कैसे बंटवारा हो, कैसे भाई भाई में दंगा भड़के, कैसे लोग मरे, ताकि हम आसानी से अपना शासन चला सके। They were ready to spread venomous effects between Hindus and Muslims who were living since one's last 1000 years together, just like brothers. 1000 साल से ज्यादा समय का जो भाईचारा था वो तोड़ना चाहते थे। कई हद तक वो कामयाब भी हुए थे, लेकिन पूरा पूरा कामयाब नहीं हुआ था। तो एक ये दुर्भाग्यपूर्ण घटना थी। तो ये जो मैंने बताया आपको पूरा, वो था सेकेंड एंड थर्ड टॉपिक का। अभी आगे बढ़ते हैं 1911 के बाद। जैसे मैंने अभी आपको बताया कि फर्स्ट मॉरल विक्ट्री ऑफ इंडियंस वाज यूनिफिकेशन ऑफ बंगाल। जब पार्टीशन कैंसिल हुआ और ये डिक्लेरेशन हुआ, तो हमारे में एक जुनून भर गया, एक जोश भर गया कि वी कैन डू इट, राइट। मां भारती आज नहीं तो कल आजाद हो सकती है। वी कैन कम आउट फ्रॉम द क्लचेस ऑफ ब्रिटिश, एंड दिस गेव मोर मोमेंटम, मोर एंथुजियाज्म टू द फ्रीडम फाइटर्स, एंड दैट इज व्हाई our new topic is birth and development of extreme revolutionary movement. रेवोल्यूशन चलता था। पहले जो रेवोल्यूशन था वो माइल्ड था, वो कानूनी था। जैसे जैसे समय आगे बढ़ता गया, नंबर ऑफ पीपल हु वर एडेड विथ नेशनलिज्म स्पिरिट had their own tracks, and now national movement in 20th century was divided into two parts, moderates and extremists. Moderates मतलब जो कानून की तहत चलना चाहते हैं, अहिंसा में मानते हैं, लीगली प्रोटेस्ट करते हैं, मौन रैली निकालते हैं, आवेदन पत्र देते हैं, जिससे कुछ नहीं होने वाला है। और एक वर्ग ऐसा भी था जो सोचते थे कि ब्रिटिश को उसकी भाषा में हम जवाब देना चाहते हैं, tit for tat, which gave birth to extreme nationalism. और उससे भी आगे एक स्टेप एक ये था कि एक्सट्रीम में से एक्सट्रीम नेशनलिज्म का जन्म हुआ था। जो यंगस्टर्स एट दैट टाइम, इट इज रियली प्राउड टू से, इट वॉज रियली प्राउड टू से रादर, कि जो यंगस्टर्स बच्चे लोग, कई तो आपकी उम्र के बच्चे थे जो पढ़ाई लिखाई छोड़ के भी मातृभूमि की आजादी के लिए कूद पड़े थे, राइट। 15-15, 20-20 साल के नौजवान अपनी मां की आजादी के लिए लड़ने चले थे। दैट वाज द स्पिरिट ऑफ नेशनलिज्म, एंड दिस पीपल हैड सच अ पैशन इन देयर माइंड कि डू और डाई, या हम नहीं या ब्रिटिश नहीं। उसको उसकी भाषा में ही जवाब देने आए, क्योंकि रिक्वेस्ट बहुत कर लिया, रेफरेंडम पास कर लिया, कई अर्जी भी दे दी, लेकिन इसका कुछ होने वाला नहीं है। उसको उसकी भाषा में जवाब देना पड़ेगा। एंड दिस गेव बर्थ टू फियर्स नेशनलिज्म इन इंडिया एज वेल एज अब्रॉड, एज वेल एज गुजरात। My 3 topics. Okay? So, shall I continue with that topic? पूरा बैकग्राउंड आपको समझ में आ गया बच्चों? Let us see. Page number 24. Birth and development of extreme revolutionary movement. The revolutionary activity in India was started by वासुदेव बलवंत फड़के। और मैंने जैसे आपको बताया है, आप पेन या पेंसिल मटेरियल सब लेके आप बैठो, जो भी इंपॉर्टेंट लाइंस इवेंट्स आती है मैं आपको अंडरलाइन करवाता रहूंगा, ताकि आपको पूरा नॉलेज मिल सके। है समझ में? पक्का? ओके।
revolutionaries like Damodar Chafekar, which was called, he and his brother both were in the category of extreme revolutionaries, and that is why they are well known as Chafekar brothers. है समझ में? Damodar Chafekar and Balkrishna Chafekar, which was called Chafekar brothers. वीर सावरकर, बरिंदर कुमार, बरिंद्रनाथ घोष, खुदीराम बोस. आज भी कोई गवर्नमेंट ऑफिस में आप जाते हो ना, तो इन लोग की तस्वीरें दिखाई देती है. कोई भी गवर्नमेंट ऑफिस आप देख लो, आप कोई भी गवर्नमेंट बिल्डिंग ऐसा नहीं दिखाई देगा जहां आपको भगत सिंह नहीं दिखाई देंगे, जहां आपको चंद्रशेखर आजाद का दर्शन नहीं होगा, जहां लोग खुदीराम बोस को रोज नहीं देखते होंगे. आज भी वो हमारे बीच जीवित है. आया समझ में? बिकॉज ऑफ देयर एक्ट. अपने लिए कुछ नहीं था, उसका सब कुछ मातृभूमि के लिए था. इसीलिए आज 100 साल के बाद भी, अरे 100 साल नहीं बेटा, जब तक हिंदुस्तान की आजादी की बातें होती रहेगी, जब तक हिस्ट्री में पढ़ाया जाएगा, जब तक हिंदुस्तान की हिस्ट्री रहेगी, तब तक ये लोग अमर रहेंगे. क्या आपको मालूम है, इन लोग को हम शहीद बोलते हैं. कोई भगत सिंह नहीं बोलता है, हम शहीद भगत सिंह बोलते हैं, वीर चंद्रशेखर बोलते हैं. ये लोग ऐसे थे जो अपनी मातृभूमि के लिए सब कुछ कुर्बान करके चले गए. वो अमर हो गए. क्योंकि आपको मालूम है, देश के लिए मरने वाला सिपाही कभी मरता नहीं, वो हमेशा अमर होता है समझ में? वीर सावरकर, बरिंद्र कुमार घोष, खुदीराम बोस, प्रफुल्ल चाकी, राम प्रसाद बिस्मिल, इन सब का आप डेटा निकालो. हम प्रोजेक्ट वर्क करने वाले हैं, इसमें भी मैं आपको हेल्प करूंगा, बताएंगे प्रोजेक्ट में. है अशफाकुल्ला खान, सब बच्चे लोग घर पे अभी बैठे हैं, ये सब ढूंढो इन लोगों ने क्या क्या किया था अपनी मातृभूमि के लिए. कौन से एक्ट किए थे, कितने खतरनाक एक्ट किए थे. क्योंकि मौत का कोई खौफ ही नहीं था, डर ही नहीं था. मरना है तो एक बार मरना है, लेकिन मरेंगे तो देश के लिए, मातृभूमि के लिए मरेंगे. ये उसकी सोच थी, और यह सोच कोई नहीं बदलने वाला था, चाहे कुछ भी हो जाए. पहले मां भारती, फिर अपना परिवार, ये सोच थी. पहले मेरी भारत माता, फिर मेरी जन्म देने वाली मां. क्योंकि हमारे पास हमेशा 2 मां होती है. एक मां जिसको हम जन्मदाता बोलते हैं, जो हमको ये दुनिया में लाती है, राइट, जिसको हम मम्मी बोलते हैं, मां बोलते हैं. और दूसरी हमारी मातृभूमि होती है, जो हमको सब कुछ देती है. बराबर है? तो हर एक बच्चे को 2 मां होती है. एक जननी जो होती है, जो जन्म देती है, और एक जन्मभूमि होती है, जो मातृभूमि बोलते हैं. और ये लोग ने दूसरी मां को पसंद पहले किया था कि मेरा सब कुछ भारत माता है, बस, बाकी कुछ नहीं है. यही सोच के लिए वो लोग आज अमर है. आज 100 साल के बाद भी हम उसको रिस्पेक्ट के साथ उसको आज याद करते हैं. इज इट राइट? सी, चंद्रशेखर आजाद, भगत सिंह, शिवराम राजगुरु, सुखदेव, बटुकेश्वर दत्त, रोशन सिंह carried the torch of nationalism. Understood? Youth trained in making
and using weapons, and the constant threat to English government. They were so highly trained, they were educated, और भैया उसका दिमाग कहाँ कहाँ चलता था मालूम नहीं था. And this was the new threat which has taken place for British government. It was a challenge to government. जितना थ्रेट ये कांग्रेस पार्टी या एस्टैब्लिश्ड लीडर से गवर्नमेंट को नहीं था ना, उससे कई गुना स्ट्रेस और थ्रेट इन लोगों से क्या था. ये लोग कुछ भी कर सकते थे, किसी भी हद तक जा सकते थे. राइट? ब्रिटिश के मन में एक खौफ सा बिठा दिया था. आया समझ में? फियर्स रेवोल्यूशनरी मूवमेंट्स begin in India and spread in other countries as well. जहां जहां हिंदुस्तानी लोग रहते थे, वो आगे में बात करेंगे, जिस देश में हिंदुस्तानी लोग रहते थे, वो सारे देश में फियर्स नेशनलिज्म का प्रोपोगेशन हुआ. आया समझ में? The circumstances in which the background was the cancellation and partition of Bengal. क्योंकि ये पहली हमारी जीत थी, और ये जीत ने हमको इतना जुस्सा भर दिया, इतना जुनून पैदा कर दिया कि हमको ऐसा लगा कि अब कुछ भी नामुमकिन नहीं है. वी कैन डू एनीथिंग, वी कैन डू एनीथिंग. हमारे लिए कुछ नामुमकिन नहीं है. समझ में? The partition of two groups, Chahals and Mawals. Mawals means moderates, जो पहले से चले आते थे, और ये जो नई ब्रीड थी उसको बोलते रेडिकल्स, Chahals. Right? At the Congress conference in Surat in 1907, बंटवारा हो गया अंदरूनी, and the terrific opposition of practice of Congress of making only resolutions and requests was opposed. उन लोगों ने खुल्लम खुला, सूरत सेशन जब कांग्रेस का था 1907 में, ये जो नई ब्रीड थी, यंगस्टर्स थे, उन लोगों ने खुले सीनियर लीडर्स को चैलेंज किया कि आप सिर्फ रेजोल्यूशन ही देते रहेंगे, रिक्वेस्ट ही करते रहेंगे, मौन रैली ही निकालेंगे, कुछ नहीं होने वाला है. आप ये सब करते हैं तो आपको ये मानते हैं कि ये सब करने से ब्रिटिश हमको आजादी दे देंगे? नहीं, उसको उसकी भाषा में जवाब देना पड़ेगा. ये लोग ऐसा नहीं मानने वाले हैं. At that time there was a split within Congress party into two groups. अच्छा, दोनों के रास्ते एक अलग थे, लेकिन टारगेट, गोल एक था, मातृभूमि की आजादी. एक अपनी तरीके से लड़ना चाहते थे, एक गुट अपनी तरीके से लड़ना चाहते थे. है समझ में? सही. लाल, बाल एंड पाल, लाला लाजपत राय फ्रॉम पंजाब, बिपिन चंद्र पाल फ्रॉम बंगाल, बाल गंगाधर तिलक फ्रॉम महाराष्ट्र, ये तीन उस वक्त के हीरो थे. They were the role models of thousands and lakhs of youngsters of that time. They became the role models. Understood? Lal, Bal and Pal trio adopted the radical attitude and brought the new life in the young Indian activist. समझ में? The lethargic policies of Indian National Congress took a solid new turn. इन लोग को ये रेजोल्यूशन, रेफरेंडम, मौन रैली, आवेदन पत्र देना, मीटिंग करनी, लेजिस्लेटिव में रिक्वेस्ट करना, ये सब कुछ मंजूर नहीं था. उन लोग को ये भाषा ही मंजूर नहीं थी. उन लोगों ने अपना अलग रास्ता बनाया. राइट? लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक declared firmly, freedom is my birthright and I shall achieve it anyhow. उसको हिंदी में भी आप पढ़ चुके हो, 8th में, 7th में शायद. स्वराज मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है और उसको मैं पाके ही रहूंगा.
स्वराज इज माई बर्थ राइट, मैं अपने घर में थोड़ा मेहमान बन के रहूंगा, है समझ में? दिस बिकेम द मैक्सिम ऑफ इंडियन फ्रीडम फाइटर्स। ये स्लोगन फ्रीडम फाइटर्स के लिए मैक्सिम बन गया था, एक एपिक बन गया था। हर एक यंगस्टर के जुबा पे ये स्लोगन था, है समझ में? एट दैट टाइम द ग्रुप ऑफ इंडियन यूथ अंडरटुक एक्टिविटीज टू सीक फ्रीडम फ्रॉम फॉरेन रूल। These extreme revolutionaries were more than happy to sacrifice their lives for the case of motherland. हंसते हंसते मां भारती के चरणों में अपने प्राण को गंवाना चाहते थे, अपना प्राण कुर्बान करना चाहते थे। मैंने अभी आपको बताया ना, दो महादेव थी, एक मातृभूमि और एक जन्म देने वाली मां। मातृभूमि की मां की सेवा के लिए, आजादी के लिए, जन्म देने वाली मां को भी उन लोगों ने छोड़ना मुनासिब समझा। मतलब देवर इरिस्पॉन्सिबल ऐसे हम नहीं बोल सकते, लेकिन उसकी नजर में पहले मातृभूमि थी। आज भी हम देखते हैं सरहद पे सैनिक लड़ते हैं, पूरे देश उसके साथ होता है, उसका भी परिवार होता है, लेकिन सबसे पहले उसका दायित्व क्या बन जाता है? मेरी मातृभूमि। किसी भी हालत में मां भारती को कभी हम गुलाम नहीं बनने देंगे, ये सोच थी। गुलामी में से किसी भी हालत में उसको आजाद करवाएंगे, ये सोच थी। राइट? दे वर रेडी टू सैक्रिफाइस देयर लाइफ फॉर द केस ऑफ मदरलैंड। They could give up their lives or take their lives to attain freedom. जितना जुनून अपनी जिंदगी कुर्बान करने के लिए था, जितना जुनून शहादत के लिए था, उससे कई ज्यादा जुनून सामने वाले की जिंदगी लेने में भी था। करो या मरो, या आप नहीं या मैं नहीं, ये सोच थी। ऐसा समझ में? रेवोल्यूशनरी एक्टिविटीज spread in Maharashtra, Bengal, Punjab, Bihar, Orissa, Gujarat, Rajasthan, Madras province, Uttar Pradesh and Central India. मतलब पूरे देश में ये जंग छिड़ चुकी थी, पूरा हिंदुस्तान जाग चुका था। आया समझ में? Among these activities were Maitri Mela Society. They were the name of the groups. स्मॉल ग्रुप्स, बिग ग्रुप्स, नाम अलग थे लेकिन टारगेट एक था। अभिनव भारत समाज, अनुशालन समिति, अंजुमन मुलाहिने वतन, इंडियन पेट्रियट्स एसोसिएशन, and thus gave importance to revolutionary activities. Right? In the first stage, newspaper and magazines like युगांतर, नवशक्ति, वंदे मातरम, केसरी, मराठा, इसमें से तीन तो लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक चलाते थे, मराठा, युगांतर एंड केसरी। एंड बिकॉज ऑफ इट्स फायरी स्पीचेस, राइटिंग, thousands and thousands of people were motivated every day by reading. इसीलिए तो उसको लोकमान्य तिलक बोले जाते हैं, लोक नेता बन चुके थे बाल गंगाधर तिलक। राइट? Gave constant strength to the activities. About 34 revolutionaries were prosecuted in Alipur massacre. 34 revolutionaries को पकड़ा गया था, उस पर मुकदमा चला था, और क्या सजा होती थी सबको मालूम है। हंसते हंसते फांसी पे चढ़ने को तैयार थे, मौत का कोई खौफ ही नहीं था। एक को मारोगे 100 शहीद पैदा होंगे, कितने को मारोगे आप? They provided inspiration to the coming generation. Understood? Several revolutionaries were arrested in Howrah massacre and Dhaka massacre. Right? Attempts to kill Lord Hardinge by throwing a bomb, dropping a bomb on Viceroy Minto on November 13, 1902 outside, 1909, outside Raipur Dargaraja in Ahmedabad. ये सारे एग्जाम्पल्स हैं कैसे बेखौफ
उसने रेवोल्यूशनरी काम किए थे सबने. In the second stage, that is 22 to 42, events like Khokhari loot case, Lahore massacre, and dropping a bomb on Central Assembly in Delhi, जिसमें भगत सिंह, शहीद भगत सिंह हो गए हुए थे. 3 लोगों को फांसी दी गई थी ना, सब 20-20 साल के नौजवान थे. Took place that we have already studied. So this was the beginning of fierce revolutionary activities in India. I hope you understood the whole topic. इसके बाद हम गुजरात की बात करेंगे. Fierce revolutionary movement in Gujarat and abroad. I hope you enjoyed this lecture, children. मजा आया ना आपको? सब कुछ समझ में आ गया? पक्का? होमवर्क भेजो. हाँ, जो बोलते हैं इतना स्ट्रेन लेके हम आपको पढ़ाते हैं, एक एक वर्ड बताते हैं, अगर हम अपनी जिम्मेवारी निभाते हैं तो आपका भी दायित्व है ना, आपको भी आपकी जिम्मेवारी निभानी पड़ेगी. होमवर्क के लिए बार बार आपको बोलना पड़े, ये नहीं अच्छा लगता. आप लोग मैच्योर चिल्ड्रन हो, अच्छे बच्चे हो. यू हैव टू अंडरस्टैंड योर रिस्पॉन्सिबिलिटी. टेक केयर नेक्स्ट टाइम. नाउ इट इज योर टाइम to take your homework. Only one short note I will give you, right? Homework. Question number 1. Write a detailed note on extreme revolutionary movements in India. ये हमारा क्वेश्चन है, राइट? व्हाट इज द क्वेश्चन देयर? राइट अ डिटेल नोट on extreme revolutionary movement in India. तो ये हमारा आज का क्वेश्चन था. I hope you understood the whole lecture. We'll meet in lecture number 4 and I'll explain you about further process, which things took place, at what time, what was the contribution of each and every individual revolutionaries for the cause of motherland. हम आगे बात करेंगे. आया बच्चों समझ में? टिल देन, सी यू नेक्स्ट लेक्चर. टिल देन, गुड बाय, टेक केयर.